हाजिर हैं आपके पसंदीदा कार्यक्रम के साथ। शिक्षावाणी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दीदी शिखा जयमन, जो कि हमेशा की तरह आपके लिए लेकर आई हूं बहुत से महत्वपूर्ण पाठ व साथ ही साथ करवाऊंगी आपका ढेर सारा मनोरंजन भी। एक नया सवेरा हमारे जीवन में लेकर आता है नई उम्मीद की किरण। सुबह का समय हमें एक अवसर प्रदान करता है अपनी समस्याओं को भूलकर जीवन में कुछ आगे करने के लिए। इस समय यदि कोई कार्य करने का निर्णय लेते हैं तो उसके संपूर्ण होने की उम्मीद काफी बढ़ जाती है। हाँ तो बच्चों, शुरुआत करने के लिए महान होने की जरूरत नहीं, पर महान होने के लिए शुरुआत करनी पड़ती है। उठो और जोश के साथ इस नए दिन की शुरुआत करो। शुभ प्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? हाँ, हम जानते हैं हमारे सभी होशियार बच्चे बहुत खुश व स्वस्थ हैं। हाँ तो बच्चों, आप सभी तैयार हैं ना शिक्षावाणी कार्यक्रम सुनने के लिए? अब हम बढ़ चलते हैं कार्यक्रम की ओर और जानते हैं कि आज के शिक्षावाणी कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके लिए क्या क्या लेकर आए हैं। बच्चों, हमेशा की तरह आज भी आप सबसे पहले सुनेंगे मीना की कहानी, जिसका शीर्षक है हमारी सुनो। इसके बाद कक्षा चौथी के विद्यार्थियों के लिए विषय अंग्रेजी से पाठ 8 कल्पना चावला द स्टार, इसकी प्रस्तुत करता है रेखा कुमावत। इसके बाद कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय हिंदी से पाठ 7 मेरे बचपन के दिन, इसकी प्रस्तुत करता है मंजू गर्ग। हाँ तो बच्चों, अब आप सभी का इंतजार खत्म हो चला है। अब बढ़ चलते हैं मीना की दुनिया में और सुनते हैं मीना की कहानी, जिसका शीर्षक है हमारी सुनो। मीना ने है झटपट सीखे पढ़ने के चटपट तरीके हो, पहेली जो सुलझानी मीना पे है उसकी चाबी। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो गाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। अंग्रेजी या ताता भिन्ना हो, पहाड़े या हो गिनना, कैसे भी हो कठिन सवाल मीना कर दे सब खुशहाल। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो गाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। नमस्ते दोस्तों। भाई कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर आप और मैं दोस्त ना होते तो क्या होता। मैं किससे मिलने आता, किससे इतनी बातें करता, किसको मीना के किस्से सुनाता। लेकिन मजे की बात यह है कि हम दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे, है ना? ये हुई ना बात। चलो इसी बात पे चलते हैं मीना के पास। लेकिन ये मीना, हाँ वो रही अपनी क्लास में। बच्चों, अब करते हैं अगला सवाल। अगर एक व्यक्ति 4 घंटे में 2 मील चलता है तो वो 28 घंटे में कितने मील? अरे ये शोर कैसा? बहन जी, लगता है आज समुदाय भवन में किसी की शादी है। इतने शोर में हम पढ़ेंगे कैसे? बहन जी, क्यों ना हम खिड़कियाँ और दरवाजे बंद कर दें। ऐसा करने से लाउड स्पीकर का शोर कम हो जाएगा। तुमने अच्छा सुझाव दिया है मीना। मैं अभी ये खिड़कियाँ और दरवाजे बंद कर देती हूँ। बहन जी ने क्लास की सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए। ऐसा करने से लाउड स्पीकर का शोर तो कम हो गया, लेकिन सभी बच्चों को गर्मी लगने लगी। बहन जी, दरवाजे और खिड़कियाँ बंद होने के कारण हम सबको बहुत गर्मी लग रही है। हाँ दीपू, मुझे भी गर्मी लग रही है। हाँ, मैं ये खिड़कियाँ और दरवाजे खोल देती हूँ। बहन जी, खिड़कियाँ खोलते ही लाउड स्पीकर का शोर तो फिर से आने लगा। बहन जी, क्या ये समुदाय भवन बंद नहीं कराया जा सकता? इसके कारण अक्सर हमें पढ़ने में परेशानी होती है।
दीपू, पंचों का कहना है कि गांव में कम से कम एक जगह तो ऐसी चाहिए जहां शादी विवाह या अन्य समारोह का आयोजन किया जा सके। बहन जी, क्या पंचायत से बात करके समुदाय भवन किसी और जगह नहीं बनाया जा सकता? मीना, मैं अगले हफ्ते होने वाली स्कूल प्रबंधन समिति की मीटिंग में ये बात रखूंगी। और फिर आधी छुट्टी के समय जब मीना, दीपू और मोनू स्कूल के मैदान में कैच खेल रहे थे तो दीपू कैच नहीं कर पाया और गेंद जाके गिरी एक दाल से भरे पतीले में। अरे तुमने क्या किया है? कहीं और जाके नहीं खेल सकते? हाँ, नहीं तो। ये हमारे स्कूल का मैदान है, हम तो यही खेलेंगे। वैसे आप कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं? हम हैं मशहूर हलवाई कल्लूमल। आज समुदाय भवन में जो शादी है उसके खाने पीने का सारा इंतजाम हम ही कर रहे हैं। हाँ, नहीं तो। शादी समुदाय भवन में है तो आप खाना भी वहीं जाके बनाइए ना। अरे बेटा, समुदाय भवन में जगह होती तो हम वहीं जाके खाना नहीं बनाते? हाँ, नहीं तो। लेकिन ये मैदान हमारे स्कूल का है। ये मैदान जितना तुम्हारे स्कूल का है उतना ही समुदाय भवन का भी है। कल्लूमल जी, आ रहा हूँ। चलो दीपू, नल पे चल के ये गेंद धो लेते हैं। और जब मीना, दीपू और मोनू गेंद धोने के लिए नल के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ कुछ लोग बड़े बड़े बर्तन धो रहे हैं। दीपू, ये लोग कौन है? अभी पूछता हूँ। सुनिए, आप लोग? हम कल्लूमल हलवाई के यहाँ काम करते हैं। लेकिन आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? बर्तन धो रहे हैं। वो क्या है ना, समुदाय भवन में पानी नहीं था तो इसीलिए हम बर्तन धोने यहाँ आ गए। मीना, मोनू, इस समुदाय भवन का कुछ तो करना होगा। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? समुदाय भवन ना तो बंद किया जा सकता है और ना ही कहीं और बनाया जा सकता है। एक काम हो सकता है। वो क्या मीना? अगर स्कूल और समुदाय भवन के बीच एक पक्की दीवार बन जाए तो? तुम्हारा सुझाव तो अच्छा है मीना, लेकिन समुदाय भवन में बजने वाले लाउडस्पीकर का क्या करेंगे? हम उनसे निवेदन कर सकते हैं कि वो लाउडस्पीकर धीमी आवाज में बजाएं। धीमी आवाज में बजाएं, ज्यादा शोर ना मचाएं। मीना, दीपू, हम समुदाय भवन वालों से ये भी कह सकते हैं कि अगर उन्हें पानी की जरूरत हो तो वो स्कूल का नल इस्तेमाल करने के बजाय सड़क पार वाले हैंडपंप से पानी ले सकते हैं। हाँ मोनू, ये अच्छा सुझाव है। मीना, दीपू और मोनू ने अपने अपने सुझाव एक कागज पे लिख लिए। फिर उन्होंने बहन जी के पास जाके उन्हें वो सुझाव बताए। बहन जी ने उनसे कहा, बच्चों, तुम्हारे सुझाव बहुत अच्छे हैं। अगले हफ्ते स्कूल प्रबंधन समिति की मीटिंग है। तुम तीनों भी उस मीटिंग में चलना और ये सुझाव सबके सामने रखना। मीना, दीपू और मोनू बहन जी की बात सुन के खुश हो गए और फिर अगले हफ्ते स्कूल प्रबंधन समिति की मीटिंग में। प्रिंसिपल साहिबा, सरपंच जी, आज की मीटिंग में मैं सबका ध्यान एक ऐसे विषय की ओर ले जाना चाहती हूँ जो काफी समय से हमारे स्कूल के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। बहन जी, आप किस विषय की बात कर रही हैं? मैं समुदाय भवन की बात कर रही हूँ सरपंच जी। बहन जी ठीक कह रही हैं सरपंच जी। समुदाय भवन में होने वाली शादियाँ, समारोह आदि के कारण हमें बहुत परेशानी होती है। प्रिंसिपल साहिबा, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन क्या करें, गांव में कोई और जगह है ही नहीं। अगर होती तो पंचायत समुदाय भवन को कब का वहाँ बना चुकी होती। ऐसे तो इस समस्या का कोई हल नहीं निकलेगा। प्रिंसिपल साहिबा, मीना, दीपू और मोनू के पास कुछ सुझाव हैं, अगर आप कहें तो। हाँ बहन जी, बिल्कुल। मीना? प्रिंसिपल साहिबा, दीपू, मोनू और मैंने अपने कुछ सुझाव इस कागज पे लिखे हैं जिनसे शायद इस समस्या का हल निकल सकता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। जरा हम भी तो सुने तुम्हारे सुझाव। जी, हमने इस समस्या का हल करने के लिए 3 चीजें सोची हैं। अगर हम समुदाय भवन और स्कूल के बीच एक पक्की दीवार बना दें तो? तुम्हारा सुझाव बहुत अच्छा है मीना, लेकिन दीवार बनवाने के लिए काफी खर्चा करना पड़ेगा और अभी स्कूल के पास पर्याप्त फंड नहीं है। प्रिंसिपल साहिबा, आप चिंता मत कीजिए, मैं पंचों से इस बारे में बात करूंगा। अगर पंचायत के फंड में पर्याप्त धन हुआ तो दीवार बनवाने की जिम्मेदारी मेरी। मीना बेटी, क्या है तुम्हारा दूसरा सुझाव? मोनू, तुम अपना सुझाव बताओ। सरपंच जी,
ऐसा भी तो हो सकता है कि समुदाय भवन वाले स्कूल का नल इस्तेमाल करने की बजाय सड़क पार वाले हैंडपंप से पानी ले। लाला जी, आप क्या कहते हैं? सरपंच जी, मोनू का सुझाव तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके लिए हमें समुदाय भवन की रसोई दूसरी तरफ, मेरा मतलब सड़क वाली तरफ ले जानी पड़ेगी। वो तो हो जाएगा। मीना, तुम्हारा अगला सुझाव क्या है? दीपू, सरपंच जी, लाउडस्पीकर के शोर की वजह से हमें पढ़ने लिखने में बहुत मुश्किल होती है। दीपू बेटा, अब शादी ब्याह में लाउडस्पीकर तो बजेगा ही, और जब लाउडस्पीकर बजेगा तो शोर भी होगा, नहीं? लाला जी ठीक कह रहे हैं बच्चों, तुम्हारा ये सुझाव तो। लाला जी, हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि समुदाय भवन में लाउडस्पीकर स्कूल की छुट्टी के बाद बजे। ये तो हो सकता है, नहीं सरपंच जी? जी प्रिंसिपल साहिबा, पंचों से बात करके इतना तो किया ही जा सकता है। मीना, दीपू, मोनू, मुझे जितनी खुशी तुम्हारी बुद्धिमानी देखकर हुई, उससे भी ज्यादा खुशी इस बात की हुई कि तुम तीनों ने बड़ी ही सूझबूझ से समस्या को समझा, उसे सुलझाने के अलग अलग तरीकों के बारे में सोचा, बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने अपने निष्कर्ष पर पहुँचे और अपने सुझाव हम सबके सामने रखे। शाबाश। प्रिंसिपल साहिबा ठीक कह रही हैं बच्चों, तुम सबने बहुत शालीनता और विनम्रता से हमसे अपनी बात मनवाई। मिट्टू ने ताली बजाई। फिर क्या हुआ पता है दोस्तों? कुछ दिनों बाद बहन जी ने सब बच्चों को बताया कि स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों ने मीना, दीपू और मोनू के सुझाव मान लिए हैं और जल्द ही उन सुझावों को कार्यान्वित भी किया जाएगा। दोस्तों, आप सब भी याद रखना, समस्या चाहे कैसी भी हो, उस पर विचार करने से, उसे सोचने समझने से और बातचीत करने से उसका हल निकल ही आता है। लेकिन हाँ, बातचीत ढंग से और कुशलता पूर्वक की जाए तो। सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। चलो अब समय हो गया है मीना और मिट्ठू की नई कविता सुनने का। कोई भी मुश्किल हो तुम उसके हर पहलू को सोचो, बातचीत करके फिर किसी नतीजे पे तुम पहुँचो। भाई वाह, क्या बढ़िया कविता लिखी है अपनी मीना और मिट्ठू ने। और अब समय है हाँ गाना सुनने का। तुम सुनो हमारी, हम सुने तुम्हारी, हो तुम सुनो हमारी, हम सुने तुम्हारी, एक दूजे की बात समझना यही है समझदारी। तुम सुनो हमारी, हम सुने तुम्हारी, एक दूजे की बात समझना यही है समझदारी। एक दूजे की बात समझना यही है समझदारी। एक दूजे के दिल की समझो, एक दूजे को जानो, कहना चाहे दोस्त बात जो उसको तुम पहचानो। एक दूजे के दिल की समझो, एक दूजे को जानो, कहना चाहे दोस्त बात जो उसको तुम पहचानो। बात बात में बात है बनती सही कहावत प्यारी। हाँ, बात बात में बात है बनती सही कहावत प्यारी। एक दूजे की बात समझना यही है समझदारी। अपनी एक मुस्कान से ही बस बिगड़ी बात बना लो, कभी जो कोई रूठे तो तुम हंस के उसे मना लो। अपनी एक मुस्कान से ही बस बिगड़ी बात बना लो, कभी जो कोई रूठे तो तुम हंस के उसे मना लो। मीठे मीठे झगड़ों से हो पक्की और भी यारी। मीठे मीठे झगड़ों से हो पक्की और भी यारी। एक दूजे की बात समझना यही है समझदारी। गाना तो वाकई कमाल का था, लेकिन इस कमाल के बाद है एक सवाल, और वो सवाल ये है कि अब क्या किया जाए।
सही जवाब। अब खेला जाए। बच्चों, आज हम खेलेंगे अक्षरों की अंताक्षरी। मैं एक शब्द बोलूंगी और तुम्हें उस शब्द के हर एक अक्षर से एक नया शब्द बनाना है और हर नए शब्द से जुड़ा एक मुहावरा बताना है। ठीक है? जी बहन जी। तो आज का शब्द है शहद। चलो बच्चों, अब शहद के हर अक्षर से नए शब्द बनाओ। बहन जी, शहद का पहला अक्षर है श और श से होता है शीशा। बिल्कुल ठीक मोनू। और शीशे से जुड़ा मुहावरा? शीशा दिखाना, यानी सच्चाई से अवगत कराना। शाबाश। चलो बच्चों, अब अगले अक्षर से शब्द कौन बनाएगा? बहन जी, श के बाद शहद में आता है ह और ह से होता है हाथी। शाबाश दीपू। और हाथी से जुड़ा मुहावरा? हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, मतलब कथनी और करनी में अंतर होना। बिल्कुल ठीक। अब अगला शब्द कौन बताएगा? बहन जी, श और ह के बाद शहद में आता है द और द से होता है दूध। बिल्कुल ठीक मीना। और दूध से जुड़ा मुहावरा? दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, यानी कोई भारी गलती करने के बाद इंसान छोटे से छोटा काम भी सावधानी से करता है। शाबाश मीना। तो बच्चों, खेल के मजा आया ना? बहुत मजा आया बहन जी। मजा तो आपको भी खूब आया होगा, है ना? फिर ठीक है, जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी, नए गीत और एक नए खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव। और मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 1100। पढ़ो पढ़ाओ, खेलो करो, ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। हाँ तो बच्चों, अभी आपने सुनी मीना की कहानी हमारी सुनो, जो कि आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। हाँ तो बच्चों, जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया था कि मनोरंजन के साथ साथ हम पढ़ाई भी करेंगे। अब हम बढ़ चलते हैं हमारी कक्षा की और अब कक्षा चौथी के विद्यार्थियों के लिए विषय अंग्रेजी से पाठ 8 कल्पना चावला द स्टार। इसके प्रस्तुत करता है रेखा कुमावत। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आपने छोटे छोटे चमकते हुए तारों की ये पोएम तो सुनी ही होगी। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। जी हाँ बच्चों, आज हम इसी चमकते हुए तारों से भरे मैजिकल स्काई के बारे में बात करेंगे। बच्चों, आपने रात में तारों को चमकते हुए तो देखा ही होगा, या फिर आसमान में उड़ते हुए पक्षियों को देखा होगा। तो आपका मन तो खूब करता होगा आसमान की सैर करने को और जानने को कि दूर उस आसमान में और क्या क्या है और वह कैसा है। प्यारे बच्चों, आज हम एक ऐसे ही एस्ट्रोनॉट यानी कि अंतरिक्ष यात्री के बारे में जानेंगे जिन्होंने बचपन से ही आसमान में उड़ान भरने का सपना देखा और उसे अपनी पूरी मेहनत और लगन से पूरा भी किया। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 4 के चैप्टर नंबर 8 कल्पना चावला द स्टार के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, जीवन में आगे बढ़ने और कामयाब होने के सपने तो सभी देखते हैं। जैसे आप में से भी कोई डॉक्टर बनना चाहता होगा, तो कोई इंजीनियर, कोई पायलट बनना चाहता होगा, तो कोई अंतरिक्ष यात्री। पर बच्चों, सपने उसी के पूरे होते हैं जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत और लगन से काम करते हैं। जैसा कि APJ अब्दुल कलाम ने भी कहा है, सपने वो नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। जी हाँ बच्चों, आज हम एक ऐसी ही अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की जीवनी के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने अपने सपने को पूरा करने के लिए
एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया। क्या आप जानते हैं बच्चों कि कल्पना चावला पहली इंडियन अमेरिकन महिला अंतरिक्ष यात्री थी। वह कई युवा भारतीय महिलाओं के लिए रोल मॉडल भी रही हैं और साथ ही साथ कई लोगों के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन यानी कि प्रेरणा का स्रोत भी रही हैं। तो आइए जानते हैं बच्चों कल्पना चावला के बारे में विस्तार से। तो बच्चों पहले मैं इस लेसन को इंग्लिश में पढ़ूंगी और फिर उसका हिंदी अनुवाद करूंगी। आप ध्यान से सुनिएगा। कल्पना चावला was an American astronaut and the first woman and second person of Indian origin to travel to space. Origin का मतलब होता है बच्चों मूल या वंश। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी जो भारतवंशी थी। She was born on 17 March 1962 in an Indian middle class family in Karnal, हरियाणा। उनका जन्म 17 मार्च 1962 में भारतीय मध्यम वर्गीय परिवार में हरियाणा राज्य के करनाल शहर में हुआ। She was the youngest and fourth child in her family. यंगेस्ट का मतलब होता है सबसे छोटी। वह अपने परिवार में 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। She was called Casey by her American friends and Montu by her family members. उनके अमेरिकन दोस्तों ने कैसी कहकर बुलाते थे और परिवार वाले मोंटू। जैसे बच्चों आपका स्कूल में कुछ और नाम होता होगा और आपके परिवार वाले आपको प्यार से किसी और नाम से बुलाते होंगे, वैसे ही कल्पना चावला के परिवार वाले उन्हें मोंटू कहकर बुलाते थे। Being refugee of the partition, her family gained financial stability only slowly after trying their hands in different kind of businesses. रेफ्यूजी यानी कि शरणार्थी, पार्टीशन यानी कि विभाजन और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यानी कि आर्थिक ठहराव। विभाजन के बाद शरणार्थी होने की वजह से उनके परिवार को अलग अलग बिजनेस ट्राई करने पड़े, जिसके बाद ही उनकी आर्थिक स्थिति में थोड़ा ठहराव आया। बच्चों हार्डवर्क या कठिन मेहनत जीवन में कामयाब होने के लिए बहुत आवश्यक है। हार्डवर्क की इस महत्ता को कल्पना चावला बचपन से ही समझ गई थी। कल्पना चावला realized the importance of hard work from watching her father build a successful career from the scratch. Importance यानी कि महत्ता और हार्डवर्क यानी कि कठिन मेहनत। भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद उनका सारा बिजनेस और घर पाकिस्तान में ही रह गया था। इस कारणवश उनके पिता को भारत में कई व्यापार ट्राई करने पड़े, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सही हो सकी। इस वजह से कल्पना चावला ने पिता को कठिन मेहनत करते देख हार्डवर्क की महत्ता को समझा। तो बच्चों अब बात करते हैं इंस्पिरेशन की कि कल्पना चावला को प्रेरणा कहाँ से मिली। पीपल नीड इंस्पिरेशन टू डू समथिंग बिग इन देयर लाइफ। प्यारे बच्चों हमें जीवन में कुछ बड़ा काम करने या अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इंस्पिरेशन व मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। जैसे आप जब किसी से प्रभावित होते हैं, मतलब जब आप किसी को कुछ अच्छा या बड़ा काम करते देखते हैं, तो आप उनसे प्रेरित होते हैं और आपका प्रेरणा स्रोत कोई भी हो सकता है। जैसे कोई महान व्यक्ति या आपके शिक्षक भी आपके प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं। ऐसे ही कल्पना चावला की जीवनी भी आपको प्रेरणा देने के लिए ही आपके पाठ्यक्रम में शामिल की गई है। तो बच्चों जैसे कल्पना चावला कई लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रही है, वैसे ही कल्पना चावला के लिए भी कोई प्रेरणा का स्रोत था। आइए जानते हैं कि कल्पना चावला किससे प्रेरित थी। कल्पना चावला वॉज इंस्पायर्ड बाय J.R.D. Tata, India's first licensed pilot and pioneer aviator. पायोनियर का मतलब अग्रणी और एविएटर यानी कि हवाबाज या फ्लाइंग मैन। कल्पना चावला J.R.D. टाटा नामक व्यक्ति जो कि भारत के प्रथम लाइसेंस प्राप्त पायलट थे और अग्रणी एविएटर थे, उनसे प्रेरित थी। J.R.D. टाटा एक बड़े उद्योगपति व काफी उदार और परोपकारी व्यक्ति थे। She showed keen interest in flying and all the things related to space. keen यानी कि गहन और स्पेस यानी अंतरिक्ष। कल्पना चावला ने उड़ने में व अंतरिक्ष से संबंधित सभी वस्तुओं व कार्यों में गहन रुचि दिखाई। कल्पना flew with a photo of J.R.D. Tata on her first mission
अब्रोड कोलंबिया इन 1997। प्यारे बच्चों, कल्पना चावला जे.आर.डी. टाटा, जिनका पूरा नाम जहांगीर रतनजी दादा भाई टाटा था, उनसे इतनी अधिक प्रभावित थी कि जब वह 1997 में कोलंबिया में अपने पहले मिशन पर गई तो वह जे.आर.डी. टाटा जी की एक फोटो अपने साथ लेकर गई। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि जब आप किसी व्यक्ति को कुछ अच्छा कार्य करते हुए देखते हैं तो आप उस व्यक्ति से प्रभावित होते हैं और अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित भी होते हैं। तो ये तो बात थी इंस्पिरेशन यानी कि प्रेरणा की, कि कल्पना चावला को प्रेरणा कहाँ से मिली। अब हम बात करते हैं डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ संकल्प या दृढ़ निश्चय की, कि कल्पना चावला अपने सपनों के प्रति कितनी दृढ़ निश्चय थी। कल्पना ज्वाइंड टैगोर बाल निकेतन इन करनाल ड्यूरिंग द टाइम व्हेन गर्ल्स रेयरली अटेंडेड स्कूल। कल्पना चावला ने टैगोर बाल निकेतन उस दौरान ज्वाइन किया जब हमारे देश में बालिकाएं रेयरली यानी कि मुश्किल से ही स्कूल जा पाती थी, यानी कि तब स्त्री शिक्षा को लेकर समाज में जागरूकता नहीं थी। Once her father took her for a ride at the flying club in their town. राइड यानी कि सवारी। एक बार उनके पिताजी कल्पना को उनके कस्बे के एक फ्लाइंग क्लब में सवारी के लिए ले गए। It is from that time when कल्पना got her first taste of flying. जी हाँ बच्चों, यह वही समय था जब कल्पना ने पहली बार उड़ने का स्वाद चखा। When she was in class 10, she decided to become an engineer. Decided यानी कि निश्चय किया। जब वह कक्षा 10 में थी तो उन्होंने इंजीनियर बनने का निश्चय किया। But her father was not happy with this. लेकिन कल्पना के पिताजी उनके इस निर्णय से खुश नहीं थे। They wanted her to choose some other profession. वो चाहते थे कि कल्पना कोई दूसरा प्रोफेशन यानी कि पेशा या व्यवसाय चुन ले। बट हर रिप्लाई वॉज, लेकिन कल्पना का उत्तर था, दिस इज वॉट आई रियली वॉन्ट टू डू। यही मैं करना चाहती हूँ, यही मैं बनना चाहती हूँ। एट पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज कल्पना बिकेम द फर्स्ट गर्ल एवर टू एनरोल इन एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग प्रोग्राम। एनरोल यानी कि दाखिला कराना और एरोनॉटिक्स यानी कि अंतरिक्ष से संबंधित। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में कल्पना पहली ऐसी लड़की थी जिन्होंने एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग प्रोग्राम में अपना दाखिला कराया एंड वन ऑफ द फर्स्ट 4 गर्ल्स टू एनरोल इन एनी टाइप ऑफ इंजीनियरिंग प्रोग्राम इन 1978। और सन 1978 में वह उन पहली 4 लड़कियों में से एक थी जिन्होंने किसी भी तरह के इंजीनियरिंग प्रोग्राम में अपना दाखिला करवाया। डियर स्टूडेंट्स, जब आप अपने जीवन में कोई सही लक्ष्य चुन लेते हैं और उसको पाने की ठान लेते हैं तो आपको कोई कठिनाई, कोई बाधा नहीं रोक सकती। बस आपके मन में ठानने की देर है। तो बच्चों, इसी तरह कल्पना चावला ने भी एस्ट्रोनॉट बनने की ठान ली थी और वह अपने इरादों की इतनी मजबूत थी कि कोई उन्हें अपने पद से डिगा नहीं पाया। Once, 2 of Kalpana's university teachers tried to convince her to choose any other field of engineering other than aeronautics. एक बार कल्पना की यूनिवर्सिटी की 2 टीचर्स ने उन्हें यह कन्विंस करने यानी कि समझाने की कोशिश की कि वह एरोनॉटिक्स को छोड़कर इंजीनियरिंग का कोई दूसरा क्षेत्र चुन ले। बट शी वॉज सो डिटरमाइंड, लेकिन वह इतनी डिटरमाइंड यानी कि दृढ़ संकल्प थी दैट कि इवन आफ्टर 2 hours ऑफ कन्वर्सेशन शी रेफ्यूज टू चेंज हर डिसीजन, कि यहाँ तक कि 2 घंटे की कन्वर्सेशन यानी कि बातचीत व समझाने के बाद भी उन्होंने अपना डिसीजन यानी कि निर्णय बदलने से मना कर दिया। एंड हर रिप्लाई वॉज द सेम, और उनका जवाब अब भी वही था, दिस इज वॉट आई रियली वॉन्ट टू डू। यही मैं करना चाहती हूँ, यही मैं बनना चाहती हूँ। Thus, she set another milestone when most women in her country were expected to get married and settle down. कल्पना continued to pursue her dreams. Milestone यानी कि कीर्तिमान और pursue यानी कि पाने की कोशिश करना। इस प्रकार उन्होंने दूसरा कीर्तिमान स्थापित किया। जब उनके देश की अधिकांश महिलाओं से इस उम्र में शादी करके सेटल होने की उम्मीद की जाती थी,
तब कल्पना ने अपने सपनों को पूरा करने का प्रयास किया। टू डिस्क्राइब हर रिलेशनशिप विद द यूनिवर्स, कल्पना यूज्ड टू से, यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड, ब्रह्मांड से अपना संबंध बताने के लिए कल्पना हमेशा कहा करती थी, आई वॉज नॉट बोर्न फॉर अ कॉर्नर, मेरा जन्म धरती के किसी एक कोने के लिए नहीं हुआ है। द होल वर्ल्ड इज माई नेटिव लैंड, ये पूरी दुनिया मेरी मातृभूमि है। नेटिव लैंड यानी कि मातृभूमि। शी ऑल्सो वेंट फॉर हायर स्टडीज टू द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास USA for master degree in aerospace engineering in 1984 and PhD in 1988. वह अपने आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका के टेक्सास नामक शहर में गई। वहां से उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हासिल की। सन 1984 में तथा 1988 में अपनी PhD की डिग्री पूरी की। शी हैड ज्वाइंड नासा एज ए रिसर्च साइंटिस्ट इन 1995 में नासा में रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पर ज्वाइन किया। शी वॉज पार्ट ऑफ मल्टीपल स्पेस मिशन एंड कंडक्टेड मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स विद हर टीम। मल्टीपल यानी कि कई सारे, स्पेस मिशन यानी कि अंतरिक्ष अभियान। वह कई सारे अंतरिक्ष अभियानों का हिस्सा भी रही और उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर कई एक्सपेरिमेंट्स यानी कि प्रयोग भी किए। During Columbia's 28th mission, spacecraft met an accident. कोलंबिया की 28वें मिशन के दौरान अंतरिक्षयान विमान हादसा हुआ। All crew members, including कल्पना चावला, was dead. Dead यानी कि मृत। सभी दल के सदस्यों के साथ कल्पना चावला की भी मृत्यु हो गई। She was so much dedicated to her work that कल्पना चावला had said in one of her interview, dedicated यानी कि समर्पित। कल्पना चावला अपने काम के प्रति इतनी समर्पित थी कि उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में यह कहा था, I am born in space and will die in space. मेरा जन्म भी अंतरिक्ष में हुआ है और मृत्यु भी स्पेस यानी कि अंतरिक्ष में ही होगी। If we determine to our dreams, अगर हम अपने सपनों के प्रति डिटरमाइंड यानी कि दृढ़ संकल्प हैं, एंड वर्क्स हार्ड और कठिन मेहनत करते हैं, देन सूनर और लेटर, तो जल्दी या थोड़ी देर से ही सही, वर्ल्ड विल डेफिनेटली रिकॉग्नाइज इट। दुनिया हमें और हमारे काम को रिकॉग्नाइज यानी कि पहचानेगी एंड अवार्ड इट, और उसे सम्मान भी देगी। कल्पना चावला को उनके साहसिक कार्यों के लिए कई सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया। कल्पना टॉट अस कंसंट्रेशन एंड डेडिकेशन फॉर आवर ड्रीम्स। कल्पना ने हमें पूरी कंसंट्रेशन यानी कि एकाग्रता और डेडिकेशन यानी कि समर्पण के साथ अपने सपनों को पूरा करना सिखाया। She once said, एक बार उन्होंने कहा था, There are so many people who are arguing or fighting over issues which don't have much relevance. कि कई लोग अपने आसपास कई सारी बातों और मुद्दों पर आर्गुइंग बहस करते हैं, फाइटिंग झगड़ते रहते हैं, जिनका कोई रेलिवेंस यानी कि मतलब नहीं है। वी मस्ट ऑल रियलाइज, हमें यह बात समझनी होगी, दैट कि इट इज नॉट वर्थ इट, कि ये सब बातें ध्यान देने योग्य नहीं है। बच्चों, हमें पूरी एकाग्रता के साथ इन बेकार की बातों पर ध्यान न देकर अर्जुन की तरह केवल अपने लक्ष्य पर ही ध्यान देना चाहिए। जैसे अर्जुन को चिड़िया की आंख के सिवा कुछ और दिखाई नहीं देता था ना बच्चों, वैसे ही हमें भी अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। When asked what is it like being a woman in her field, जब कल्पना से पूछा गया कि एक महिला होने के तौर पर अपने क्षेत्र में काम करना उन्हें कैसा लगा, she replied, उन्होंने उत्तर दिया, I really never ever thought while pursuing my study or doing anything else that I was a woman or a person from a small city or a different country, कि मैंने अपने क्षेत्र में काम करते वक्त या अपने सपनों को पूरा करते वक्त कभी ये नहीं सोचा कि मैं एक महिला हूँ या एक छोटे से शहर से आई हूँ या किसी दूसरे देश से आई हूँ। I plenty much had my dreams like anyone else. मेरे भी कई सारे सपने थे जैसे कि और लोगों के होते हैं, एंड आई फॉलोड देम, और मैंने अपने सपनों को पूरा किया। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने पूरी
जीवनी को पढ़ा और देखा कि हार्डवर्क यानी कि कठिन मेहनत, डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ संकल्प, कंसंट्रेशन यानी कि एकाग्रता, प्रॉपर इंस्पिरेशन, उचित प्रेरणा और डेडिकेशन, समर्पण के साथ यदि अपने लक्ष्य को पूरा किया जाए तो पूरी दुनिया आपके काम को पहचानेगी भी और उसकी सराहना भी करेगी। तो देखा बच्चों आपने कि कैसे एक छोटी सी बच्ची ने आसमान में उड़ान भरने का सपना देखा और पूरी लगन से उस सपने को पूरा भी किया। कल्पना चावला की तरह ही एक और लड़की जिनका नाम शिरीषा पांदला है, उन्होंने अपने सपनों को नई उड़ान दी है। वैसे ही बच्चों आप भी सपने देखें और जुट जाए उन्हें पूरा करने में। तो बच्चों ये थी कल्पना चावला की जीवनी। उम्मीद करती हूँ कि आपने इसे ध्यान से सुना होगा और इससे प्रेरणा भी ली होगी। धन्यवाद। हाँ तो बच्चों अभी आपने सुना कक्षा चौथी के विद्यार्थियों के लिए विषय अंग्रेजी से पाठ 8 कल्पना चावला द स्टार। इसे प्रस्तुत किया रेखा कुमावत ने और इसकी समीक्षा की आभा दादीज ने। हाँ तो बच्चों अब बढ़ चलते हैं हमारी अगली कक्षा की ओर और अब कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय हिंदी से पाठ 7 मेरे बचपन के दिन। इसकी प्रस्तुत करता है मंजू गर्ग। नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं आज आपके साथ कक्षा 9 की पुस्तक क्षितिज के महादेवी वर्मा मेरे बचपन के दिन के बारे में चर्चा करूंगी। बच्चों, हिंदी के किसी भी पाठ को पढ़ने से पूर्व उस पाठ के लेखक की जीवनी वह पाठ किस विधा या किस शैली में लिखा गया है यह जानना बहुत जरूरी है। बच्चों, इस पाठ की लेखिका महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा प्रयाग में हुई तथा उन्होंने संस्कृत में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की और 1933 में वे प्रयाग में विश्वविद्यालय की प्राचार्य बनी। 1916 में उनका विवाह बरेली के नवाब नारायण स्वरूप वर्मा से कर दिया गया। उन्होंने कभी उस जीवन को उस रूप में नहीं जिया। उनका जीवन सन्यासिनी का जीवन था। वह हमेशा सादगी से और पूजा पाठ में विश्वास रखती थी। आधुनिक युग की मीरा कही जाने वाली महादेवी जी धवल वस्त्र धारण करने के कारण माँ सरस्वती की साक्षात प्रतिमूर्ति सी लगती थी। ज्ञान की आभा उनके मुखमंडल को सदा देदीप्यमान रखती थी। उनकी प्रमुख कृतियां हैं दीपशिखा और यामाहा। काव्य संग्रह हैं श्रृंखला की कड़ियां, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर, निबंध संग्रह हैं अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, मेरे बचपन के दिन, संस्मरण और रेखा चित्र हैं। कविता के साथ साथ उन्होंने सशक्त गद्य रचनाएं भी लिखी जिनमें रेखा चित्र तथा संस्मरण प्रमुख हैं। महादेवी वर्मा को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारत भारती पुरस्कार व पद्म भूषण से 1956 में अलंकृत किया गया और यामा संग्रह के लिए 1963 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महादेवी वर्मा की साहित्य साधना के उद्देश्य एक ओर आजादी के लिए आंदोलन है तो दूसरी ओर भारतीय समाज में स्त्री जीवन को वास्तविक स्थिति में चित्रित करना है। हिंदी गद्य साहित्य में संस्मरण एवं रेखा चित्र को बुलंदियों तक पहुंचाने का श्रेय महादेवी वर्मा को ही जाता है। उनके संस्मरण और रेखा चित्र में शोषित और पीड़ित वर्ग के प्रति ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी आत्मीयता व अक्षय करुणा प्रकट हुई है। साहित्य सेवी और समाज सेवी दोनों रूपों में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा रही है। महात्मा गांधी की राह पर अपना जीवन समर्पित कर उन्होंने शिक्षा व समाज कल्याण के क्षेत्र में निरंतर कार्य किए। नारी समाज में शिक्षा के उद्देश्य से प्रयाग महिला पीठ की स्थापना की थी। साहित्य जगत में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा बहुमुखी प्रतिभा के रचनाकार के रूप में रही है। कविता के क्षेत्र में वे छायावाद के 4 स्तंभों में से एक मानी जाती हैं। बच्चों, अन्य 3 हैं सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निबंधों और संस्मरणात्मक रेखा चित्रों के कारण उनकी चर्चा एक अप्रतिम गद्यकार के रूप में होती रही है।
कविता और गद्य, इन दोनों में उनकी प्रतिभा अलग अलग स्वभाव लेकर प्रकट हुई है। कविताओं में वे अपनी आंतरिक वेदना और पीड़ा को व्यक्त करती हैं और इस लोक से परे किसी और सत्ता की ओर जाती दिखाई पड़ती हैं। उनका गद्य सामाजिक सरोकार की भावना से ओतप्रोत है। उनकी भाषा सरल एवं स्पष्ट है तथा शब्द चयन प्रभावपूर्ण और चित्रात्मक बन पड़ा है। बच्चों, यह पाठ एक संस्मरण विधा है, तो हम सबसे पहले अब संस्मरण के बारे में जान लेते हैं। बच्चों, जब किसी वस्तु, घटना या व्यक्ति आदि से संबंधित स्मृतियों से समय की धूल सहसा हट जाती है और अतीत के सभी चित्र साकार होकर इस रूप में हमारे सामने आते हैं कि हम उन्हें लिपिबद्ध करने के लिए बाध्य हो उठते हैं, तब जिस साहित्य रूप की सृष्टि होती है उसे संस्मरण कहते हैं। संस्मरण केवल उसी व्यक्ति अथवा घटना आदि पर लिखा जा सकता है जिसके साथ हमारा व्यक्तिगत संबंध रहा है। बच्चों, अब मैं आपको पाठ की ओर लिए चलती हूँ जिसका नाम है मेरे बचपन के दिन। इस पाठ में महादेवी जी ने अपने बचपन के दिनों को स्मृति के सहारे लिखा है। जब वे विद्यालय में पढ़ रही थीं, इस अंश में लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैये, विद्यालय की सहपाठियों, छात्रावास के जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंगों का बहुत ही सजीव चित्रण किया गया है। बच्चों, इस पाठ में बताया गया है कि उस समय लड़कियों के प्रति कैसा सामाजिक रवैया हुआ करता था। लड़कियों की दशा बड़ी ही दयनीय थी। उनका जीवन चार दीवारी में कैद था। पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को हेय दृष्टि से देखा जाता था। समाज में फैली विभिन्न कुरीतियों जैसे दहेज प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा का भी उन्हें सामना करना पड़ता था। लड़कियों को जन्म लेते ही मार दिया जाता था। कुछ सौभाग्यशाली अगर बच भी जाती थी तो उनके साथ भेदभाव किया जाता था। परंतु पहले की तुलना में आज स्त्रियों के बारे में कहें तो उनकी स्थिति में बहुत सुधार आया है। आज की नारी हर तरह से सक्षम एवं सभी क्षेत्रों में अपना परचम लहरा रही है। आज लोगों की सोच में परिवर्तन आया है और बेटियों की शिक्षा की ओर ध्यान अग्रसर हुआ है। भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराधों की रोकथाम हेतु सरकार द्वारा कड़ी कानून व्यवस्था की गई है। उस समय लोग राष्ट्रीय भावना से भी प्रेरित थे और राष्ट्रीय भावना इतनी अधिक थी कि गांधी जी का सभी हर तरह से सहयोग करने के लिए तत्पर रहा करते थे। बच्चों, अब बात कर लेते हैं महादेवी वर्मा के बचपन के दिनों की। बचपन की यादों का अपना एक अलग ही आकर्षण होता है। बचपन की सुखद यादें हमें बार बार अपनी ओर खींचती हैं। ये यादें बार बार अपनी ओर ले जाकर यह बताने का प्रयास करती हैं कि वे दिन भी क्या दिन थे, कितने सुहाने दिन थे। न कमाने की चिंता, न तनाव, न घर बसाने की चिंता। खाओ पियो, खेलो और मस्त रहो। सही है ना बच्चों? ऐसे सुनहरे पल जीवन में बार बार नहीं आते। जब व्यक्ति भीड़ भाड़ की दुनिया से अलग एकांत में होता है और अपने बचपन के दिनों को याद करता है तो उसे बहुत प्यारी सी अनुभूति होती है। ऐसी ही एक अनुभूति लेखिका के मन में हो रही है, क्योंकि आज जब वे लिख रही हैं तो परिस्थितियां पहले से बदली हुई हैं। उस समय इस माहौल को सोचना एक सपने की तरह ही लगता था। ऐसे समय में एक महान विभूति जिसका जन्म उनके वंश में करीब 200 वर्ष बाद कन्या रूपी रत्न में हुआ, उनका नाम था महादेवी वर्मा। लेखिका का जन्म उनके पिताजी व अन्य सदस्यों द्वारा कुलदेवी और दुर्गा माता की पूजा करने के स्वरूप हुआ। उनके जन्म लेने पर घर में खुशियां मनाई गई। उनका लालन पालन बहुत ही लाड प्यार से हुआ। वे घर में राजकुमारी की तरह पली। उनके पिताजी बहुत खुले विचारों के थे। वे चाहते थे कि वे विदुषी बने। महादेवी खूब पढ़ें, खूब लिखें। अतः उनको शिक्षा प्राप्त करने हेतु विभिन्न विद्यालयों में भेजा गया। जहां उस समय लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, उनके पिताजी ने लेखिका को कहीं भी आने जाने से नहीं रोका। आजादी के आंदोलन में भी जाने से कभी इनकार नहीं किया। पिताजी व परिवार का सहयोग मिला। खुद को अभिव्यक्त करने का मौका भी उन्हें मिला। पिताजी ने उन्हें घर पढ़ाने के लिए शिक्षक बुलाए, बाद में स्कूल भी भेजा। उनकी लड़की खूब पढ़े, आगे बढ़े। वे कहती हैं कि बाबा अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत जानते थे, पर हिंदी का वातावरण नहीं था।
तब उनकी माँ ने उनको हिंदी सिखाई। उनकी माँ ने घर आकर हिंदी का माहौल बनाया। लेखिका ने भी हिंदी व संस्कृत में रुचि अपनी माँ की प्रेरणा से ही ली थी। उनकी माँ ने ही उनको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। बच्चों, पंचतंत्र क्या है? पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा लिखित वह पुस्तक है जिसमें मानवीय मूल्यों की शिक्षा, नैतिकता का महत्व समझाया गया है। उर्दू सिखाने के लिए मौलवी को बुलाया गया। महादेवी शायद उनकी दाढ़ी देखकर डर गईं, इसलिए उन्होंने उर्दू पढ़ने में रुचि नहीं दिखाई। उनकी माँ गीता मीरा के पद सवेरे शाम गाया करती थी। उनको सुनकर तुकबंदी करने लगी और ब्रज भाषा में लिखना भी शुरू किया। इस तरह उनके जीवन में माँ का विशेष योगदान रहा। 1917 में उस समय अंग्रेजों का शासन था। मिशनरी स्कूल थे तो उनको मिशनरी स्कूल में भेजा गया। वहाँ उनका मन नहीं लगा और उन्होंने स्कूल जाना बंद कर दिया। जब भी स्कूल भेजा जाता वे रोने लग जाती। फिर उनके पिताजी ने इन्हें ट्रोस्थवेट गर्ल्स कॉलेज में कक्षा 5 में दाखिला करवाया। घर में बहुत कुछ सीखने के कारण उनका दाखिला बड़ी ही आसानी से हो गया। वहाँ विभिन्न भाषाओं को बोलने वाली विभिन्न जाति की लड़कियां भी रहा करती थीं। वहाँ एक मेस भी थी। इसकी सबसे अच्छी बात यह थी कि वहाँ लहसुन और प्याज का उपयोग बिल्कुल नहीं किया जाता था, यानी घर जैसा शुद्ध सात्विक भोजन उन्हें वहाँ मिलता था। इस वजह से उनका वहाँ मन लग गया। वहाँ के छात्रावास में एक कमरे में 4 लड़कियां रहा करती थीं। पहले उनकी जो सहेली बनी वह थी सुभद्रा कुमारी चौहान। वे उनसे वरिष्ठ थीं, काफी कविताएं भी लिख चुकी थीं। एक प्रतिष्ठित कवयित्री थीं। उनकी बहुत सी चर्चित कविताएं थीं। उनमें से एक बहुत चर्चित कविता जिसको बच्चों आपने भी स्कूल में सुनाया होगा, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लेखिका से 2 साल बड़ी होने के कारण लेखिका का कक्षा 5 में और उनका कक्षा 7 में दाखिला था। लेखिकाएं भी कविता लिखती थी, पर वे उन कविताओं को छिपा छिपा कर रखती थी। वह सोचती थी कि शायद उनकी कविताएं बहुत ज्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि सुभद्रा कुमारी चौहान बहुत अच्छा लिखती थी। महादेवी ये कविताएं कहाँ से लिखना सीखी बच्चों? उनकी माँ से, जो भगवान के भजन जागो कृपा निधान, पंछी बन बोले और साय में मीरा के भजन उनकी माँ प्रभाती गाया करती थी। कहने का तात्पर्य यह है कि उनकी माँ धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वो एक संस्कारी, गीता पाठ में रुचि रखने वाली एवं संस्कृत व हिंदी की ज्ञाता थी। बच्चों, पता है आपको, सुभद्रा कुमारी चौहान उनकी सहेली थी। एक दिन उन्होंने पूछ ही लिया, तुम लिखती हो? महादेवी ने मना कर दिया। उन्होंने सोचा मैं कहाँ से बढ़िया लिखती हूँ, मेरी तुकबंदी इनके सामने कुछ नहीं है। लेकिन सुभद्रा कुमारी चौहान कहाँ मानने वाली थी। उन्होंने हॉस्टल में जाकर, वहाँ उन्हें बहुत सारे कविता के कागज मिले। उन्होंने हॉस्टल में जाकर सबको बता दिया कि देखो, महादेवी भी कविताएं लिखती हैं। इससे उनको संबल मिला। महादेवी जी अब तक ब्रज भाषा में लिखा करती थी। सुभद्रा कुमारी चौहान से मिलकर वे खड़ी बोली में कविताएं लिखने लगी और अच्छे भाव से प्रशंसा करने के कारण उनमें दोस्ती हो गई। दोनों पेड़ की डाल पर बैठकर तो कवि बगीचे में कविताएं करने और लिखने लगी। कविताएं करने और लिखने लगी, तुकबंदी करती। इससे महादेवी जी की काव्य प्रतिभा निखरती चली गई। बाकी लड़कियां तो खेलती रहती। बच्चों, आगे लेखिका बताती है कि उन दिनों हिंदी का प्रचार प्रसार बहुत हुआ। यह बात है 1917 की। उस समय एक पत्रिका निकलती थी जिसका नाम था स्त्री दर्पण। उसमें वे अपनी कविताएं भेज दिया करती थी और जब ये छप जाती थी तो बहुत खुश होती थी। उसी समय गांधी जी ने आजादी प्राप्त करने हेतु सत्याग्रह आंदोलन चलाया। इस निमित्त आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र बना। वहाँ भी हिंदी का प्रचार प्रसार हुआ करता था। कवि सम्मेलन हुआ करते थे। उन कवि सम्मेलनों में महादेवी वर्मा भी भाग लिया करती थी। मैडम उनको लेकर जाती थी। वहाँ श्री हरिओत जी, श्री धरजी पाठक और कवि रत्नाकर जी अध्यक्ष हुआ करते थे। बच्चों, लेखिका लिखती है कि उन्हें हमेशा प्रथम इनाम ही मिलता था। उन्होंने कम से कम 100 मेडल प्राप्त किए होंगे। यह पुरस्कार उनके लिए प्रेरणादायी सिद्ध हुए और उनकी प्रसिद्धि बढ़ती चली गई। एक समय की बात है कि वे किसी कवि सम्मेलन में गईं। वहाँ उन्हें एक चांदी का कटोरा मिला। उस कटोरे पर बहुत अच्छी नक्काशी का मतलब है चित्रकारी थी। वे उसे लेकर घर आई। सुभद्रा कुमारी चौहान के पास गईं
और दिखाया तो सुभद्रा जी बहुत खुश हुई और बोली, महादेवी तुम खीर बनाकर इस कटोरे में मुझे खिलाना। उसी समय उनकी गांधी जी से मुलाकात हुई। उन दिनों आनंद भवन में गांधी जी द्वारा देश को आजाद कराने के लिए जो आंदोलन चल रहा था, उस हेतु कोष एकत्र कर रहे थे। तो उसमें सभी 1 आने 2 आने से सहयोग दे रहे थे। लेखिका भी वहां गई और बापू को वह कटोरा दिखाया, इसलिए कि बापू उनकी तारीफ करेंगे और पूछेंगे, महादेवी तुमने कौन सी कविता लिखी, कौन सी कविता सुनाई, जरा सुनाकर तो बताओ। पर बापू ने ऐसा कुछ नहीं पूछा और हाथ में वे चांदी का कटोरा ले लिया। लेखिका को दुख इस बात का नहीं हुआ कि उन्होंने चांदी का कटोरा दे दिया, क्योंकि देश हित के लिए वो चांदी का कटोरा तो क्या सब कुछ न्योछावर कर सकती थी। बल्कि उन्हें लगा बापू ने कविता सुनाने को नहीं कहा। यह बात उन्होंने आकर सुभद्रा को बताई। सुभद्रा ने कहा, खीर तो तुम्हें खिलानी ही पड़ेगी, पीतल में खिलाओ या फूल में। बच्चों, फूल का तात्पर्य यहाँ है तांबे और रांगे से मिली धातु का बर्तन। बच्चों, यहाँ अपनापन दिखाया गया है, क्योंकि सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी में बहुत प्रेम और आत्मीयता थी। महादेवी जी ने पुरस्कार स्वरूप मिला वह चांदी का कटोरा गांधी जी को दिखाया और गांधी जी के मांगने पर देश हित के लिए उन्हें दे दिया। वे गांधी जी को यह कीमती स्मृति चिन्ह भेंट करके बहुत खुश हुई। बच्चों, छात्रावास का जीवन जाति पाति के भेदभाव से दूर, आपसी प्रेम से भरा एक परिवार जैसा था। पता है बच्चों आपको, सुभद्रा कुमारी चौहान के छात्रावास छोड़कर चले जाने के बाद उनकी जगह एक जेबुनिसा नाम की मराठी लड़की लेखिका का सारा काम कर देती थी, जिसकी वजह से महादेवी जी को कविता लिखने का समय मिल जाता था। जेबुनिसा हिंदी में मराठी का मिला जुला रूप बोला करती थी। वह हिंदी नहीं जानती थी। वहाँ एक बेगम थी जिनको मराठी बोलने पर बहुत चिढ़ थी, तो जेबुनिसा कह दिया करती थी कि हम मराठी हैं तो मराठी ही बोलेंगे ना। उन दिनों देश में राष्ट्र प्रेम व सद्भावना का वातावरण था, अतः अवध की छात्राएं अवधी में और बुंदेल की छात्राएं बुंदेली बोला करती थी। इससे किसी को कोई आपत्ति भी नहीं थी। एक मेस था जिसमें एक साथ खाना खाने सभी जाती थी और एक ही प्रार्थना व एक ही भोजन मंत्र बोलती थी। कोई झगड़ा किसी में नहीं था। लेखिका का परिवार जहाँ रहता था वहाँ एक ज्वारा नाम की बेगम साहिबा का परिवार भी रहा करता था। उनके बीच घनिष्ठ मित्रता थी। जाति और धर्म संबंधी कोई भेदभाव नहीं था। एक दूसरे के साथ जन्मदिन पर परिवार जैसे मिलते जुलते थे। बेगम के बच्चे लेखिका के माँ को चची जान और लेखिका बेगम साहिबा को ताई कहती थी। महादेवी बेगम साहिबा के बच्चों को राखी के दिन राखी अवश्य बांधती थी और बेगम साहिबा मुहर्रम के दिन लेखिका के लिए कपड़े अवश्य सिलवाती थी। महादेवी के घर जब छोटे भाई का जन्म हुआ तो बेगम साहिबा ने मांग कर नेग लिया था और उनका नाम मनमोहन भी उन्हीं ने रखा था। वही मनमोहन पढ़ लिखकर प्रोफेसर बने तथा बाद में जम्मू विश्वविद्यालय और फिर गोरखपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति बने। बच्चों, अब हम सार रूप में उस समय की परिस्थिति व महादेवी जी का क्या सपना था इस बारे में जान लेते हैं। उस समय लड़कियों की दशा बहुत खराब थी। अधिकतर लड़कियों को जन्म के तुरंत बाद ही मार दिया जाता था। बच्चों, आज भी भारत के कई राज्यों में कई परिवारों में अभी भी लड़कियों को शिक्षा से वंचित रखा जाता है। उन पर कई प्रकार की बंदिशें लगाई जाती है। आजादी से पहले हमारी एकता प्रगाढ़ थी। सबने मिलकर देश की स्वतंत्रता में भाग लिया। यहाँ लेखिका ने 2 संप्रदायों के बीच प्रगाढ़ संबंधों को दिखाया है। उस समय सांप्रदायिकता की कोई समस्या नहीं थी, लेकिन आजादी के बाद यह भावना बहुत बढ़ गई। आपस में लोग धार्मिकता व सांप्रदायिकता के लड़ाई झगड़े में उलझ गए और यही देश के बंटवारे का आधार बन गया। उस समय देश हित के सामने महादेवी के लिए चांदी का कटोरा दे देना बहुत बड़ी बात थी। बच्चों, महादेवी जी का विचार है, उनका सपना है कि जैसा माहौल मेरे बचपन में था, सभी प्रेम व सौहार्द से रहा करते थे। किसी में जाति पाति ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था। वही माहौल, वही परिस्थितियां वर्तमान समय में हो जाएं,
कहीं भी सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद न हो और परिवार आपस में सारे झगड़ों को त्याग कर प्रेम पूर्वक रहने लगे, मेरे बचपन का सपना साकार हो जाएगा और इस देश की दशा कुछ और ही होगी। ये देश उन्नति के चरम शिखर पर पहुंच जाएगा। प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत।